जय जौहर संगवारी हो। आज जम्मू जन का स्वागत है मोर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो एमसीक्यूज की सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे उसके पार्ट नंबर 16 के बारे में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विशिष्ट बालक से संबंधित एमसीक्यू नंबर 4। मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं, जिसमें अभी हमारा टॉपिक चल रहा है विशिष्ट बालक, समावेशी शिक्षा, वंचित वर्ग के बालक। इस टॉपिक से हम लोग एमसीक्यूज अभी करा रहे हैं, ठीक। तो उसी का ए रहेगा हमारा एमसीक्यूज नंबर 4। और अगर टोटल इस एमसीक्यू सीरीज की बात करें तो एमसीक्यू नंबर रहेगा 16, ठीक है। इस टॉपिक से जितना भी बनेगा क्वेश्चन मैं उसको कराने की कोशिश करूंगा। तो अभी ये है हमारा चौथा नंबर। तो चलिए फिर देखते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला प्रश्न दिया है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। इसमें पूछा गया है कि देखो, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण के लिए क्या किया गया है। उसके नियंत्रण के लिए सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। सही बात किए गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो जो है संस्था स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चा विद्यालय छोड़ देता, मतलब संस्था स्तर का ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण बच्चा जो है विद्यालय छोड़ देता है, ठीक, उसको पूछा गया है। इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है, विद्यालय में श्याम पट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। तो ए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि श्याम पट और शौचालय के अभाव के कारण विद्यालय छोड़ना एक सही तरीका नहीं है, और शायद ऐसा नहीं करते बच्चे लोग। अगला ऑप्शन है, अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता वाला ना होना तथा उन्हें कम आय देना। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अध्यापक जो बनते हैं वो योग्यता वाले ही अध्यापक बनते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम होने लग गए हैं, ठीक। और कम आय वाली बात नहीं है, आय तो बहुत अच्छा खासा है शिक्षकों का, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है, बच्चों में भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील न होना। ये भी नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है, जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। ये आपका सही ऑप्शन होगा। जो बच्चे हैं जो जैसे कि एक अनिवार्य पाठ्यचर्या होती है ना, उसको कई बच्चे क्या करते, स्वीकार नहीं कर पाते, तो लोग सोचते कि हमको एक वैकल्पिक मिले, लेकिन हर जगह वैकल्पिक पाठ्यचर्या आपको नहीं मिल सकता, उसका भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो इन्हीं के कारण जो बच्चे हैं वो विद्यालय छोड़ते हैं। किस स्तर में, संस्था स्तर में बात करें तो किस स्तर में बात करें हम लोग, संस्था स्तर में बात करें तब की बात है, ठीक। सही आंसर होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य है। ये भी आपको देख आया हुआ प्रश्न, मैं जितना भी प्रश्न करा रहा हूँ सब प्रश्न पूछा ही गया है। मैक्सिमम जो प्रश्न पूरा सीटेट वाला है, तो सीटेट के लिए और ज़्यादा ही बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। इसके लिए आपको ऑप्शंस दिया गया है, बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास, विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना व उनको कंठस्थ करवाना, विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास कराना। देखो इसका सही आंसर क्या होगा। देखो, विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास कराना एक मुख्य उद्देश्य नहीं है। उसको कंटेस्ट करना ये यहीं से गलत हो जाएगा। परीक्षा देने के लिए तैयार करना ये मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता। तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो रहा है, तो बच गया कौन, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, बालकों में विषयों का ज्ञान, सही बात है, और उसका मानसिक विकास करना, ये आपके शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। शिक्षक के भाषण द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके, शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित, पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, जो बालक है वो किस प्रकार से सीखते हैं उसको हमको बताना है, ठीक। इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर कौन सा होगा। देखो, शिक्षक के भाषण द्वारा, तो केवल शिक्षक के भाषण द्वारा नहीं सीखता है, ठीक। प्रयोग, सही बात है, एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रैक्टिकल है, विवेचन है, प्रश्न पूछता है ना, प्रयोग करता है, चिंतन करता है, इन सब के द्वारा ही सीखता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक द्वारा निर्देशित व नियंत्रित पाठ्य पुस्तक के
आधारित शिक्षण द्वारा ये भी नहीं हो सकता, ये भी इसका गलत ऑप्शन है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये गलत ही है। ठीक, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो यहाँ पर दिया गया है कि सत्य नहीं है, आपको ये बताना है सत्य है करके। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है कि फिर एग्जाम में क्या होता है, हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं पाते हैं और सत्य है या सत्य नहीं है इसको नहीं देख पाते हैं, और कई बार गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, एक बार अच्छे से केयरफुली पढ़ो, उसको समझो, उसके बाद फिर आंसर लगाओ। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है, तो यहाँ सृजनशील बालक के बारे में सही कथन है। सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है, ये गलत ऑप्शन है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, सृजनशील बालक बहिर्मुखी होता है, हाँ तो होता है भैया बहिर्मुखी। सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है, तो हाँ ये होता है। सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। सृजनशील बालक साहसी नहीं होता करके दिया गया है, बल्कि सृजनशील जो बालक होते हैं वो साहसी होते हैं। अगला प्रश्न है, थ फ च ध्वनियाँ है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं रूपिम, लेखिम, शब्दिम व स्वनिम। तो जो थ फ और च जो ध्वनियाँ है वह स्वनिम के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वनिम। ये प्रश्न मैक्सिमम पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना भाई। क्या आएगा आपका? स्वनिम। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या करना सबसे उचित होगा? अगर एक मैडम है, शिक्षिका दिया गया यहाँ पे, तो उसके कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, तो निम्नलिखित में से उससे क्या करना उचित होगा, इसको आपको हमको बताना है। ऑप्शन ए है, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने स्वयं वयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। ऑप्शन बी है, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ऑप्शन सी है, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? और ऑप्शन डी है, पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? कि मोहन को बोलेगा कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय है, हमको एक समावेशी विद्यालय के बारे में बताना है। ऑप्शन दिए है, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। ऑप्शन बी है, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। ऑप्शन सी है, विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के लिए के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। और ऑप्शन डी है, शिक्षार्थियों की निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। तो अगर हम लोग एक समावेशी विद्यालय की बात करें, तो समावेशी विद्यालय वह होता है जो शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह नहीं करता कि कौन शिक्षार्थी ज़्यादा होशियार है, कौन विद्यार्थी थोड़ा सा कम होशियार है, कौन एवरेज है, कौन बिलो एवरेज, ये सब चीज़ नहीं देखता। उनके परवाह किए बिना ही सभी अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध रहता है, तो इसको हम बोलते क्या जी? समावेशी विद्यालय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, इसको मैं आपको ऑप्शन दिया है, बताना है, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ऑप्शन बी है, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते हैं। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा, देखो क्या पूछा है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। अगर प्रश्न करें कि क्यों ऐसा है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के एक सर्वांगीण विकास करना है तो उसको ऐसे सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है जो विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ठीक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, खाली स्थान के कारण प्रतिभाशालीता होती है। ऑप्शन ए है, अनुवांशिक रचना।
ऑप्शन बी है वातावरणीय अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी है ए और बी का संयोजन, और ऑप्शन डी है मनोसामाजिक कारक। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा, ए और बी दोनों का संयोजन। आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा दोनों के कारण प्रतिभाशालीता होती है। अगला प्रश्न है गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता खाली स्थान कहलाती है। गतिक कौशल के बारे में इसमें हमको बताना है कि गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है डिस्प्लेक्सिया, ऑप्शन बी है डिसलेक्कुलिया, एंड ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया, और ऑप्शन डी है डिस्फेजिया। इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिस्प्लेक्सिया। डिस्प्लेक्सिया कहलाती है क्या चीज़, गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता को हम लोग डिस्प्लेक्सिया कहते हैं। ये भी देखो सीटेट 2013 का पेपर नंबर 1 में आया है। अगला प्रश्न है अधिगम निर्योग्यता है, ऑप्शंस है एक स्थिर अवस्था, एक चर अवस्था, जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे, और ऑप्शन डी है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है। इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, यहाँ एक चर अवस्था होती है। कौन चर अवस्था होती है आपकी, अधिगम निर्योग्यता जो है एक चर अवस्था होती है। एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ऑप्शंस ए दिए हैं। ऑप्शन ए है समस्या की पहचान, ऑप्शन बी है समस्या का छोटे हिस्सों में बंटना, ऑप्शन सी है संभावित युक्तियों की खोजना, और ऑप्शन डी है परिणामों की आशा करना। इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, समस्याओं का छोटे हिस्सों में बंटना। समस्याओं के छोटे हिस्सों में बंटना के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ठीक, अगला प्रश्न है सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, आजकल सब होते हैं। उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। उसका मुख्य कारण क्या है? आप लोग भी इसको बता सकते हो कि इसका मुख्य क्या कारण क्या होता है, लेकिन फिलहाल हम लोग इसमें देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है। ऑप्शन ए है शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। तो ऐसा नहीं है भैया, होता है कई बार, लेकिन क्या है एक नर्वसनेस के कारण ऐसा हो जाता है। ऑप्शन बी है शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। ऑप्शन सी है निरीक्षक शिक्षिका को ड्यूटी पर है, वह उसके कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह सभा में बहुत कठोर हो सकती है। ऑप्शन डी है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। ये देखो शिक्षक की ड्यूटी पर हो, उसकी कक्षा शिक्षिका हो, कठोर हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में ज़्यादा सोचती है, ये भी जरूरी नहीं है। वह आत्मविश्वासी नहीं है अपनी तैयारी को लेकर, ये भी नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शायद वह आकस्मिक संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर पाती। सही बात है। सडन अगर कुछ चीज़ के लिए हम लोगों का नर्वसनेस हो जाए तो क्या उसका सामना नहीं कर पा रही है। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। ऑप्शन बी है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन सी है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। इसमें हमको बताना है कि कौन सा सत्य कथन है। तो सत्य कथन देखें तो सत्य कथन है खेलना जो है संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे सबसे कम है दिया जी। ऑप्शंस है बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, इसको किसने कहा है, चॉम्स्की।
ऑप्शन बी है भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं। इसको किसने कहा है? वाइगोत्स्की। ऑप्शन सी है भाषा विचार पर आधारित है। इसको कहा है करके मतलब बताना कि एक जो हम लोग जोड़ी बता रहे हैं यहाँ पे देखो, ये पहला वाला कथन में कौन सा युग्म बता, पहला वाला कथन के बाद इसमें यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक का नाम दिया है, इसने कहा है कि नहीं कहा है। फिर सेकंड में फिर मनोवैज्ञानिक का नाम दिया है। थर्ड में फिर वैसे ही मनोवैज्ञानिक का नाम दिया, कथन दिया है, मनोवैज्ञानिक का नाम दिया है, फिर कथन दिया है और मनोवैज्ञानिक का नाम दिया है। तो इसमें हमको बताना है क्या चीज़ की कौन से युग्म सही होने की संभावना सबसे कम है, मतलब कौन सा युग्म सही नहीं हो सकता। ठीक, तो बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। इस कथन चॉम्स्की से रिलेटेड है, यानी ये पूछा गया है। अगला है भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां है, यह वाइगोत्स्की का कथन है यानी है। ऑप्शन सी है भाषा विचार पर आधारित है, यह जीन पियाजे का कथन है या नहीं है, या और ऑप्शन डी है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। इसको B.F. स्किनर ने कहा है या नहीं कहा पूछा। ठीक है, तो देखो इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का सही होने की संभावना नहीं है कि भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, इसको B.F. स्किनर ने नहीं कहा है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। ऑप्शन ए दिया है क्या हम विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। ऑप्शन बी है क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। ऑप्शन सी है क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए एक उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। और ऑप्शन डी है क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त युक्तियाँ अपनाते हैं। इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? कि क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। किस लिए पूछा गया कि एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है, मतलब और कौन से प्रश्नों पर मनन करता है एक समावेशी विद्यालय, उसको उसमें पूछा गया। तो किस प्रश्न पर मनन करता है कि क्या हम एक विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक, तो इस प्रश्न का मनन चिंतन किया जाता है किसमें? समावेशी विद्यालय में। अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी खाली स्थान है। इसको मैं पहले भी बताया था कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी आया तो डायरेक्ट अब लगा देना है अपसारी चिंतक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है। ऑप्शंस दिए गए हैं अन्य विद्यार्थी की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। ऑप्शन बी है उसे अपने समवयस्क साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। ऑप्शन सी है विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। और ऑप्शन डी है संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपने पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। इसमें पूछा गया क्या चीज़ देखो कि एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए क्या चीज़ उपयुक्त होगा करके पूछा गया। ठीक, तो एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए क्या उपयुक्त है कि वह विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करे। ये जो चारों कथन दिया है उसमें सबसे उपयुक्त यही है। ठीक, अगला प्रश्न है CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्कृति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार क्या हो सकता है करके पूछा है। इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबरना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। ऑप्शन बी है प्रत्येक शिक्षार्थियों के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने में। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं है। और ऑप्शन डी है गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना। अगर इसका सही आंसर देखेंगे
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या चीज़? व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबरना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। किस लिए? जो सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधि के स्थान पर क्या चीज कर दिया गया है? सामूहिक गतिविधियों को संस्तुति किया गया है। ठीक, तो इसके पीछे का विचार क्या है हमारा कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं से उबरना जो संपूर्ण अधिगम को सामान्यीकृत करती है। अगला प्रश्न है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? मतलब किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? बच्चा अगर मूवी देख रहा है तो उसमें एक हिंसात्मक व्यवहार दिखाया जाता है, तो उसको देख के वह क्या सीखता है? अगर मान लीजिए हिंसात्मक व्यवहार को वह सीख सकता है। ठीक, तो इसका निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए ये कार्य पर आधारित है, हमको बताना है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिया है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जेबी वाटसन, एल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे। इसका सही आंसर देखेंगे, सही आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? एल्बर्ट बंडूरा। एल्बर्ट बंडूरा द्वारा जो एक कार्य आधारित था, या फिर इन्होंने इसके बारे में बताया था कि जो फिल्म में जो आपको हिंसात्मक व्यवहार दिखाया जा रहा है उसको बच्चे सीख रहे हैं, तो उसके जो इससे जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बारे में कौन बताया था? एडवर्ड बंडूरा ने बताया था, या फिर इसके जो कार्य पर आधारित है यहाँ कि बच्चे जो है हिंसात्मक व्यवहार को भी सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। सही बात, आजकल तो यही हो रहा है भैया। ठीक, तो इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जा सकता है? बताओ आप लोग। इंस्टाग्राम में भी वैसे ही आजकल रील से देख देख के उसी का अनुकरण सब कर रहे हैं, है ना? तो इस अनुकरण को हम लोग क्या कहेंगे, ये पूछा गया है। इसके लिए आपको ऑप्शन है प्राथमिक अनुकरण, गौण अनुकरण, सामाजिक अधिगम और सामान्यीकरण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अधिगम। सोशल मीडिया डायरेक्ट देख लो, सोशल मीडिया से सीख रहे हैं ना, मॉडल को कहाँ देख रहे हैं? सोशल मीडिया में। तो क्या है? सोशल मतलब सामाजिक अधिगम, सोशल से सीख रहे हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी तकनीकें परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है? सही बात है, इसमें आप लोगों को बताना है भैया कि परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को कौन सी चीज़ दूर करती है। वैसे जो चिंता को कोई दूर नहीं करता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि थोड़ा बहुत जो चिंता को कम कर सके। वहाँ ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है प्रश्न पत्र की पैटर्न से परिचित करना या फिर कराना। ऑप्शन बी है परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, और ऑप्शन सी है समर्थन प्राप्त करना, और ऑप्शन डी है विशिष्टताओं पर बल देना। तो परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, यह जो है आपके क्या करती है? जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है, ये माना जा रहा है इसके अनुसार। लेकिन मेरे अनुसार तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा लगता है। लेकिन चलो देखो बुक के अनुसार यही है, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। अगला प्रश्न है, अ ब स 3 शिक्षार्थी है जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को वह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाला ग्रेड प्राप्त करना है। तो अ ब और स के उद्देश्य क्रमशः है। ऑप्शन ए है निपुणता, निष्पादन उपेक्षा। ऑप्शन नंबर बी है निष्पादन उपेक्षा निपुणता। ऑप्शन सी है निष्पादन उपेक्षा निपुणता निष्पादन, और ऑप्शन डी है निपुणता निष्पादन उपेक्षा और निष्पादन। तो देखो आप लोग इससे ही समझ जाओगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखो अ जो है क्या पूछ रहा है कि क्या बता रहा है बेचारा कि यह विषय उसको रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। तो सहायक क्यों होगा? क्योंकि उसमें क्या आ जाएगी? एक निपुणता आ जाएगी। फिर अगला क्या बोल रहा है कि ब जो है इसलिए पढ़ती है क्योंकि उसको पहला स्थान प्राप्त करना है, तो निष्पादन आ जाएगा। और स क्या क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें प्राथमिक सरोकार में उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त करने, इसलिए वहाँ अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा? निष्पादन की उपेक्षा कर रहे हैं। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
निपुणता, निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। ये वंचित जो विद्यार्थी है उससे संबंधित एमसीक्यू है। तो इसके लिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे। ऑप्शन बी है, पढ़ाए जाने वाले विषयों में आप अपनी रुचि विकसित कर सकेंगे। ऑप्शन सी है, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना चाहिए। और ऑप्शन डी है, इस बात पर बल देना चाहिए कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। देखो इस प्रश्न में पूछा क्या गया है एक्चुअल में कि कौन सी एक प्रभावकारी विधि या फिर तकनीक होगी जो आपकी अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता मतलब अपने योगदान के द्वारा सफल हो सके। तो इसका सही आंसर देखेंगे, सही आंसर हो जाएगा कि आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमताओं पर विश्वास को अभिव्यक्त करेंगे। ये सही बात है। उनकी सफलता हेतु क्या करेंगे, आप उसकी जो क्षमता है उसमें उसको विश्वास अभिव्यक्त कराएंगे कि हाँ आप ये कर सकते हैं, आपकी ये क्षमता करके उसके क्षमता पर उसको विश्वास अभिव्यक्त कराना ये जरूरी है। तब जो है क्या चीज़, वंचित वर्ग के जो विद्यार्थी है अपनी भागीदारिता या फिर योगदान के द्वारा सफल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। मतलब परीक्षा के समय तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। ठीक, तो यह जो तथ्य है किस प्रकार से संबंध को स्पष्ट करते हैं बताना है। ऑप्शन ए है संज्ञान भावना, ऑप्शन बी है तनाव विलोपन, ऑप्शन सी है निष्पत्ति चिंता और ऑप्शन डी है संज्ञान प्रतियोगिता। इसका सही आंसर होगा संज्ञान भावना, इमोशन और संज्ञान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श करने के लिए बेहतर हो सकती है। ऑप्शन ए है, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सके। ऑप्शन बी है, अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ऑप्शन सी है, विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। और ऑप्शन डी है, इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। इसका सही आंसर देखेंगे तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। सही बात है, जो यह परामर्श है क्या करेगा, आपके आरामदायक महसूस वाला नहीं आएगा। क्या आ जाएगा इसमें, किसका सही आंसर, यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करेगा, जो है परामर्श वाली जो तकनीक है यहाँ। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। यहाँ पे कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के बारे में बताया था, तो कौन सा जो है इसके चरणों का एक लक्षण है पूछा गया है। ठीक, विकास के चरण बताया है, तो उस विकास के चरण में जो लक्षण है तो उसमें से जो लक्षण कौन सा है उसको आपको ऑप्शन में देख के बताना है। ऑप्शन ए है, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है न कि सामान्य प्रतिमान। ऑप्शन सी है, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। और ऑप्शन डी है, विभिन्न चरण गैर पदानुक्रम रूप से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण के से संबंधित आपका है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। जो वंचित वर्ग के शिक्षार्थी है, ठीक, तो उसके साथ व्यवहार करने के संदर्भ में एक टीचर को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना ज़्यादा उचित रहेगा, इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ऑप्शन बी, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं।
ऑप्शन सी है विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग न होना, और ऑप्शन डी है विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृत हेतु अध्यात्मकता व क्रोध का प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर डी तो यहीं से गलत हो जाएगा। किसी प्रकार मांग न होना ये भी गलत है। समुचित व्यवहार की उच्च उपेक्षाएं करना ये भी गलत है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होनी चाहिए किसकी, एक टीचर की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। जो हकलाते हैं है ना बच्चे है ना, तो इस समस्या से निपटने के लिए हम लोग किस विधि का उपयोग कर सकते हैं पूछा गया है। ऑप्शन ए है अनुश्रुत वाक, ऑप्शन बी है प्रवर्धित वाक, ऑप्शन सी है परिणामकारी वाक, और ऑप्शन डी है लंबा वाक। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, प्रवर्धित वाक। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा वह है जहां तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। ऑप्शन सी है समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारिता रहती है। और ऑप्शन डी है अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बाकी सही आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सही बात है, जो अध्यापक है प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए क्या करेगा, आपके वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करना जरूरी है, तभी क्या है वहाँ एक समावेशी कक्षा कहलाएगा। ठीक, सही आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थी हमारे आज के इस एमसीक्यूज की टोटल कितना क्वेश्चन था इसमें, 30 क्वेश्चन। ठीक, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए हो तो वो लोग सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आप सभी को इस चैनल के माध्यम से जितने भी कंपटीशन एग्जाम होने वाले हैं या फिर जितने भी कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं उनसे संबंधित वीडियो अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगी, और ऐसे ऐसे प्रश्नों का संग्रह मिलेगा जो कि टोटल आपके पेपर में आए हैं, पुराने पेपर में, और जो अभी आने वाले पेपर में आ सकते हैं। मतलब एक सेलेक्टेड क्वेश्चन का संग्रह रहता है हमारे पास, हम उसी को कराते हैं, कोई भी प्रश्न को नहीं कराते हैं। इस एमसीक्यूज में भी पूरा टोटल ऐसे ही प्रश्न है जो टोटल आपकी सी टेट, CG टेट, मतलब सभी स्टेट का, एक छत्तीसगढ़ बस के नहीं है, आपके हरियाणा है, MP है, UP है, CG है, सी टेट है, सभी जो स्टेट एवं सेंट्रल स्टेट में जितना भी आया है उसका एक समावेश है इस एमसीक्यूज में। तो आप लोग इसको अच्छे से करिएगा, स्पेशली यहाँ सी टेट के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।